देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रांग ओपनिंग जरूर हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन मार्केट उस स्ट्रेंथ को होल्ड नहीं कर पाया और ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजारों की क्लोजिंग हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक मिला जुला रुख आज के सेशन में हमने देखा। निफ्टी बैंक लाल निशान में क्लोज हुआ ऊपरी स्तरों से फिसल कर, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक स्टॉक्स में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक के तमाम वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी बैंक के जो कि नीचे ड्रैग कर रहे थे। PSU बैंक स्टॉक्स में बिकवाली हावी हुई आज के सेशन में। इनफैक्ट 14-15 सालों के निचले स्तरों पर PSU इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, ये तमाम स्टॉक्स गिरावट के साथ डे लो पर इनकी क्लोजिंग हुई है। कहीं खरीदारी थी तो वो थे टेलीकॉम शेयर्स। भारती एयरटेल आप देखिए नंबर्स अच्छे, नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, 600 के लेवल्स भी इसने इंट्राडे में पार किए और उसके बाद 598 पर क्लोजिंग हुई है। और उसी तर्ज पर भारती इंफ्राटेल हो या फिर आइडिया सेल्युलर हो, वहां भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में देखने को मिली। मेटल पावर स्टॉक्स में भी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा रुझान आज के सेशन में रहा। आज के प्रोमिनेंट मूवर्स आप देखिए भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ONGC में खरीदारी थी। इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में रहे। अदानी पोर्ट्स तो 9-10% उछला ही, लेकिन बाकी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, यहाँ भी रुझान पॉजिटिव ही रहा और दिन के ऊपरी स्तरों पर इन तमाम स्टॉक्स की क्लोजिंग हुई है आज के सेशन में। लेकिन अगर आप देखेंगे FIs DIs की एक्टिविटी तो आज FIs की ओर से बिकवाली ही हुई है। उन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की है 1700 करोड़ के आसपास की, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि DIs की ओर से थोड़ी सी खरीदारी हुई है। 1650 करोड़ के आसपास की DIs की ओर से खरीदारी है। FIs ने 1300-1400 करोड़ की बिकवाली आज के सत्र में की है। आज के जानकार गौरांग शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका पहले एक आउटलुक ले लेते हैं मार्केट्स पर, उसके बाद जो तमाम सवाल आप हमें भेजते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर उनको भी करेंगे शामिल। गौरांग जी गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही एक चीज तो दिखी है पिछले हफ्ते भी और कल के और आज के सेशन में भी कि कन्विक्शन की बहुत कमी है। मार्केट्स ऊपर खुल जरूर जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। अभी व्यू क्या है आपका इंडेक्स लेवल्स के हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से जिस परिस्थिति और वातावरण से हम गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में बाजार में इस तरीके का उतार चढ़ाव होना या उठापटक होना अपने आप में लाजमी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय बाजार या फिर हिंदुस्तान के बाजार ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। विश्व भर के कमूमन सभी बाजार पे अगर आप नज़र डालें पिछले 3 या 4 महीनों में, तो इसी तरीके से उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं। और हम भी विश्व भर के बाजार का एक हिस्सा है, तो हमें भी इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए, आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए आपकी चैनल पर CNBC आवाज़ पर हमारी जो राय है एक जताई है कि बाजार का दायरा छोटी अवधि में 8,800 9,000 नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ 9,300 9,500। और अगर आंकड़ों में सुधार होता है और परिस्थिति में सुधार होता है, आंकड़े यानी कि ये जो मरीज बीमार गिर रहे हैं उनकी संख्या कम होती है, उसके साथ साथ जो ठीक हो रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती है और मृतकों की संख्या कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से माहौल अगर सुधरता है, बातें खबरें कुछ अच्छी आती है, तो शायद ये ऊपर का दायरा 9,500 से बढ़ा करके 9,800 तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। और ये जो उठापटक है ये छोटी अवधि में तो रहेगी, लेकिन अंतर्दिवसीय यानी कि इंट्रा डे में भी अगर आप देखने जाए तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर आप कारोबार करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप निवेशक हैं तो बेशक 9,000 के नीचे स्तर जो दिखते हैं उसमें दिग्गजों को ध्यान रखते हुए कुछ चुनिंदा क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में जो दिग्गज कंपनियां हैं उनमें निवेश करने की हमारी राय होगी। ठीक है। अच्छा गौरांग जी, एक कंपनी जिसके नंबर्स मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं वो है बजाज फाइनेंस। अगर बाकी NBFC से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री हो या फिर नंबर्स हो वो थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं अगर बाकी NBFC से कंपेयर करें। हालांकि एक्सपेक्टेशन से तो लोअर साइड पर ही रहे हैं, बट आपका व्यू क्या है पोस्ट नंबर्स और क्या करना चाहिए स्टॉक को लेकर, स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो पूछते हैं बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 1900-2000 मिल रहा है, लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, पहले तो भाव देख करके कभी निवेश मत कीजिए। ये मैं मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती है आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को कि शेयर के दाम देख करके निवेश मत कीजिए। शेयर में, कंपनी में क्या खूबियां हैं, क्या मजबूतियां हैं और क्या ऐसे कारण हैं
कि आपका निवेश आने वाले 1.5-2 साल या उससे लंबी अवधि के लिए आपके निवेश के ऊपर हर तिमाही दर तिमाही जब नतीजे आते हैं अच्छे आएंगे और आपके निवेश के ऊपर वृद्धि देखने मिलेगी। तो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब देते हुए मैं एक ही बात करूंगा कि बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से आज या कल का जो स्तर था वो करीबन अक्टूबर 2018 के आसपास का मेरे ख्याल से स्तर चल रहा है। दीपाली जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और पहले भी निवेश की कवायद थी, आज भी निवेश की कवायद है हमारी बजाज फाइनेंस पर। हम राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं निवेश करने के लिए, और वो इसलिए है क्योंकि इनका जो ज़्यादातर कामकाज है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन देते हैं, छोटे छोटे लोन्स देते हैं। ज़्यादातर इनका कामकाज जो है वो मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों में है। और आने वाले समय में मेरे ख्याल से सक्षम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस है वो काफ़ी हद तक इस तकलीफ के जो समय चल रहा है उससे सबसे पहले बाहर निकलेगी और उनके नतीजे भी धीरे धीरे करके सुधरते आएंगे। मुसीबत यह है कि इस वातावरण में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को सबसे बड़ी हानि पहुंच सकती है, क्योंकि मोनिटोरियम दिया गया है, लोन्स के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, उसमें उसको फिर से लौटाने के लिए कुछ रियायत दी गई, उसके कारण थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि इस वित्तीय साल के पहले या दूसरी तिमाही तक सीमित रह सकता है। शायद तीसरे और चौथी तिमाही में आपको सुधार होता हुआ दिखे। तो बजाज फाइनेंस में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है हमारी। ठीक है, चलिए सवालों करते हैं शामिल। ढेर सारी क्वेरीज हमें मिल रही हैं। पहले कॉलर मनीष चंदवानी हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हापुर से। मनीष जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने एनआईटी के परचेज किए थे 100 शेयर। एनआईटी टेक के, एनआईटी लिमिटेड के? एनआईटी लिमिटेड। ठीक है, क्या भाव पर लिया आपने? 89 मैडम। 89 पर आपने लिया है। और आपका होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है या कोई और शॉर्ट टर्म के स्ट्रैटेजी लिए हिसाब से लिया है मैडम। मैंने लिया है 2 वीक्स बैक, 15 दिन पहले। 15 दिन पहले लिया है शॉर्ट हाँ टर्म जी मैडम। आज वो फर्स्ट टाइम मेरे लेने के आज फर्स्ट टाइम वो 89 के ऊपर जाके 90 को टच करके आया था। 86 पर फाइनली क्लोज हुआ है। जी हाँ, क्लोजिंग 86 पे हुआ, पर 90 को टच किया था उसने आज। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से क्या व्यू होगा उनका। गौरांग जी, एनआईटी लिमिटेड इन्होंने खरीदा है 89 के लेवल्स पर, 86 पर क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या सजेशन होगा? देखिए, पहले तो जैसे मैंने अभी बाजार के ऊपर जब आपने राय पूछी दीपाली जी, तो मैंने एक बहुत ही डिटेल में आपको बताया, बारीकी से बताया कि क्या हो सकता है। और अगर आप कारोबार करते हैं तो हो सकता है कि, और जैसा आज भी देखा आपने, बाजार खुला तो बहुत ही मजबूती के साथ खुला, लेकिन जब बंद हुआ तो काफ़ी जो बढ़त थी वो गवा चुके थे। तो अगर छोटी अवधि का नजरिया है साहब आपका, तो आपको जो भी मुनाफा मिलता है वो समेटने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको परिवर्तन करना है और लंबी अवधि के लिए नजरिया बदलना है आपको, तो एनआईटी लिमिटेड में से निकल के एनआईटी टेक्नोलॉजीज में निवेश कीजिए, जो कि आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक मिड कैप मझौली कंपनी है। और लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। छोटी अवधि के लिए मेरे ख्याल से आपको बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। तो छोटी अवधि के लिए तो कमेंट करना मुश्किल है मार्केट की वॉलिटिलिटी को देखते हुए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। दिलीप हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं दिल्ली से। दिलीप जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम। मैंने वोल्टास 464 के भाव पे लिया हुआ है, 400 शेयर लिया हुआ पिछले हफ्ते। मैं इसमें मतलब लॉन्ग टर्म भी रह सकता हूँ और अभी तो नीचे आ गया और इसको एवरेजिंग भी कर सकता हूँ। तो इसमें बताइए, ये अभी मतलब 52 वीक लो में चल रहा है, तो इसके लिए ये कब तक मतलब ये 500 तक पहुंच सकता है? गौरांग जी, वोल्टास 464 की बाइंग है, रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है इनका लंबी अवधि के लिए। तो बताइए क्या सजेशन होगा, और ले लें क्या इनके भाव से, क्योंकि 40 रुपए के आसपास ये नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो पहले तो खरीदारी बरकरार रखे आप, लंबी अवधि का निवेश है। और मेरा ये मानना है दीपाली जी कि ये जो मुश्किल भरा समय से पूरा विश्व भर जूझ रहा है, धीरे धीरे कर से हम यहाँ से फिर से लौट करके न्यूनतम परिस्थिति में लौट करके आएंगे और सक्षम रूप से आगे बढ़ेंगे। तब कंज्यूमर ड्यूरेबल और वाइट गुड अप्लायंसेस, मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, कूलर्स हो गए, टेलीविजन सेट्स हो गए, वगैरह वगैरह इत्यादि चीज़ें जो आधुनिक उपकरण के नाम से जानी जाती हैं, वहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत ही सफलतापूर्वक आपको जो परिवर्तन है वो देखने मिलेगा। और वोल्टास के ऊपर तो न तो सिर्फ भारत में, ये मिडल ईस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, देशों में
अपने जो एसी है वो सप्लाई करते हैं और इनको और खरीदारी की तो राय दूंगा मैं, लेकिन खरीदारी आपको एक समय फर्ज कीजिए आपके पास 100 शेयर है तो 100 के 100 शेयर आप अभी एवरेज मत कीजिए, 100 में से 25-30 शेयर इस स्तर पर एवरेज करें और अगर बाजार में गिरावट और आती है और 400-420 या उसके आसपास या उसके नीचे जाता है तब जाके और धीरे धीरे करके 25-30 शेयर आप जोड़िए। इससे क्या होगा कि आपके पास शेयर की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगी और आपका जो खरीद का स्तर है वो बहुत ही सक्षम तरीके से नीचे आता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके किश्तों में आप एवरेज करें हर 4-5% की गिरावट पर। ठीक है, टिप्स पर ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, यही सजेशन होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अगला एसएमएस ले लेते हैं। आशीष कुलकर्णी सवाल भेजा है पुणे से, टाटा मोटर्स पर 400 शेयर्स इनके पास, टाटा मोटर्स के जो परचेजिंग प्राइस है वो 101 रुपए का है। बताइए गौरांग जी, टाटा मोटर्स 101 की बाइंग है, नजर है तो इनका मालूम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन होगा? तो जिस देश में से ये महामारी पैदा हुई या फिर बनाई गई उस देश में आज ही मेरे ख्याल से कुछ रिपोर्ट आई थी, चाइना में, चीन में गाड़ियों की बिक्री काफ़ी तीव्र गति से ऊपर गई है और चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है टाटा मोटर के लिए, क्योंकि ये जागवार लैंड रोवर जो गाड़ियां हैं वो वहाँ पर बेचते हैं और स्थानीय रूप में भी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से जिस स्तर पर टाटा मोटर का शेयर काम कर रहा है, अव्वल तो खरीदारी की राय है, ये एवरेज करना चाहे तो वो भी हमारी राय होगी, लेकिन जैसे मैंने पहले दर्शक को दरखास्त की कि आप किस तरीके से एवरेज करें, उसी तरीके से इनको भी मेरी राय होगी एवरेज करने के लिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि टाटा मोटर ऑटो सेक्टर में सबसे कमज़ोर कड़ी है कविता, यानी कि यहाँ पर रिकवरी आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, मगर खरीदारी की राय बरकरार है और हो सके तो एवरेज भी करें निश्चित स्तर पर। होल्ड कीजिए, एवरेज भी कर सकते हैं, बने रहिए इसमें। बीजे रैना ने सवाल भेजा है जम्मू से, सवाल है इनका आईटीसी पर, 100 स्टॉक्स इनके पास आईटीसी के 166 के भाव पर, इनके भाव से तो नीचे के लेवल्स भी आईटीसी में देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन होगा आपका गौरांग जी आईटीसी में? इनके भाव के आसपास तो आ चुका है, क्योंकि खपत से जुड़ा हुआ स्टॉक हालांकि काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है जब आप तुलना करते हैं बाकी एफएमसीजी यानी कि खपत से जुड़ी हुई क्षेत्र वाली कंपनियों से। मिसाल के तौर पर आप एचयूएल ले लीजिए, वरना फिर डाबर मैरिको ले लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, टाटा कंज्यूमर ले लीजिए या फिर इमामी लिमिटेड। तो इन सब की तुलना में मेरे ख्याल से सबसे कम बेहतरीन रुझान देने वाला स्टॉक अगर कोई एक है तो वह है आईटीसी। लेकिन जिस स्तर पर काम कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे पहले तो हमें काफ़ी सीमित लगते हैं और सिगरेट और तंबाकू का जो कारोबार है इनका, इससे योगदान मेरे ख्याल से आता रहेगा धीरे धीरे करके, लेकिन जो बाकी अन्य कारोबार है दीपाली जी, उससे योगदान काफ़ी तीव्र गति से ऊपर बढ़ेगा। खास करके जो कृषि क्षेत्र का उद्योग है, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, फूड, पैकेज फूड का जो इनका बिजनेस है, पर्सनल सोप्स, टॉयलेटरीज का जो बिजनेस है, वहां से योगदान आता रहेगा। तो बने रहें और अगर 150 या 145 के आसपास जाता है तो बिना झिझक के आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और ऐड भी कर सकते हैं और यही सजेशन है। कैलाश मंडल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है महाराष्ट्र से। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ नमस्ते मैडम। मैडम मेरे पास नाल्को के 200 शेयर है 44.14 के एवरेज में। मैंने 2019 में लिया था, व्यू लॉन्ग टर्म है, तो मुझे अभी निकल जाना चाहिए या रुकना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन नुकसान में है आप, काफी नुकसान में है, क्योंकि 27-28 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और खरीदारी आपकी काफी ऊंचे भाव पर है। गौरांग जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नाल्को पर क्या सजेशन होगा? देखिए, धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है और जैसे माहौल है कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखने जाएं, न तो सिर्फ भारत में लेकिन विश्व भर में दीपाली जी दाम काफ़ी नीचे आए हैं और खपत को लेकर के कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ये मैं छोटी या मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो धीरे धीरे करके ये थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है नाल्को पर, थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं निचले स्तरों पर, बने रहिए इसमें। अनुराग ने सवाल भेजा है नोएडा से, सवाल इनका एपेक्स फ्रोजन फूड पर है। इनके पास 200 शेयर्स हैं एपेक्स फ्रोजन फूड के और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो रहेगा 232 का। 173 पर ये स्टॉक बंद हुआ है आज, नुकसान में है ये। बताइए गौरांग जी क्या करना चाहिए एपेक्स फ्रोजन फूड में?
तो एक बात मैंने सुनी थी कि चीन की महामारी भारत या हिंदुस्तान की कामयाबी, और उसी बात को अगर मैं थोड़ा बहुत और विश्लेषण करूं तो मेरे ख्याल से मौके अब आने वाले समय में और भी होंगे। ये फ्रोजन फूड या फिर फिशरीज जैसी कंपनियां या फिर जो हैचरीज करती हैं वगैरह, इन सब कंपनियों की, हालांकि थोड़ा माहौल सुधरने में समय लगेगा, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, इस पोजीशन में बने रहिए, यही आपके लिए सजेशन है। अगले कॉलर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलिष्ठ कुमार माफ कीजिए मौजूद हैं नागौर राजस्थान से। बलिष्ठ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरे पास में आलोक इंडस्ट्री के 1550 शेयर है, 7 रुपए में लिए हुए है, 10 से 12 साल हो गए, क्या करना चाहिए मेरे को? 10 से 12 साल आपको हो चुके हैं इसको होल्ड करते हुए? गौरांग जी, मैं इनका सवाल मतलब कितना समय इन्होंने दिया है स्टॉक को ये तो मैं क्लियर नहीं समझ पाई, लेकिन आलोक इंडस्ट्री जैसा स्टॉक 7 रुपए पर लिया है, 13-14 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? क्योंकि इसने तो बहुत सारे निवेशकों का पैसा डुबोया है। मुनाफा ले लें या फिर होल्ड रखें? तो हमारे राजस्थान से नागौर से जो सज्जन जी बात कर रहे थे, उनको एक ही राय होगी, दरखास्त होगी कि कल सुबह 9:15 बजे सबसे पहला सौदा बिकौली का आपका जाना चाहिए आलोक इंडस्ट्रीज पर। और एक इतिहास रहा है, ये तो अच्छा है कि इन्होंने इतने साल इंतजार किया और तब जा करके अब इनको मुनाफे में निकलने का मौका मिल रहा है। काफी लोग ऐसे हैं और इतिहास गवाह है इस कंपनी के बारे में। ये तो लिक्विडेशन में भी एक समय पर जाने वाली थी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरखास्त है इनको कि जैन साहब नागौर से कल सुबह 9:15 बजे सबसे पहला आपका बिकवाली का सौदा जाना चाहिए। तो कल आप प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए इस स्टॉक में, यही आपके लिए सजेशन है। लेकिन चलिए, एक हमें एसएमएस आया है और ये एसएमएस आया है विपिन गुप्ता का अजमेर से, और जो इनकी क्वेरी है वो है आईजीएल के ऊपर। इन्होंने जो शेयर्स लिए हुए हैं आईजीएल के गौरांग जी वो हैं 900, और जो परचेजिंग प्राइस ये बता रहे हैं आईजीएल में वो है 93। आई विश मैं इनसे बात कर पाती तो ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती इनके परचेजिंग प्राइस पर। अगर 93 की बाइंग है तो बहुत कंग्रेचुलेशंस इनको बनता है, क्योंकि 93 का भाव तो जैसा मैं देख पा रही हूँ काफ़ी पहले होता था, मतलब 2014-15 में भी नहीं, इनफैक्ट हाँ 2016 में इनफैक्ट ये भाव होता था। तो अगर उस टाइम की बाइंग है और इन्होंने सिर्फ 4 साल होल्ड किया है तो इससे दमदार मुनाफा कोई और स्टॉक दे नहीं सकता। क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, अगर जल्दबाजी नहीं करते हैं और निवेश बना के रखते हैं तो ये कंपनी क्लीन और ग्रीन एनर्जी उत्पादन करती है, यानी कि सीएनजी और एलपीजी, जिसकी बिक्री को लेकर के सरकार भी काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसकी उपलब्धि जो है वो सक्षम तरीके से सिर्फ शहरों में या फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में नहीं, जैसे पेट्रोल और डीजल आपको हर एक जगह पर मिल जाता है, चाहे वो शहर हो, छोटा गांव हो, या फिर हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, उसी तरीके से इनकी भी अवेलेबिलिटी सुधर जाए। 900 शेयर है इनके पास। अगर इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है दीपाली, तो मैं खाली इतनी इनको राय दूंगा कि आप अपना जो निवेश है जो आपने किया था 2016 में या 15 में, जब भी ये भाव था 93 के आसपास का, तो आप जितने पैसे आपने लगाए थे वो और उसके ऊपर 20% मुनाफा जोड़ करके उतने ही शेयर बेच दे, ताकि आपका ये बाकी का जो निवेश है वो 0 रकम पर हो जाए, यानी कि 0 इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। फिर आप निश्चिंत रहेंगे। और हमारी तो खरीदारी की राय आईजीएल पर काफी लंबे समय से दीपाली। तो व्यू आपको दिया है गौरांग जी ने, क्या करना है आपको आईजीएल में, लेकिन कांग्रेचुलेशंस आपको बनता है इस शानदार मुनाफे के लिए। लेकिन चलिए अब बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड करके आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है।
अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार अगर आप निवेश करते हैं तो बार बार अपने पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वही अधिक लाभ कमाते हैं। और गौरांग जी, अभी विपिन जी जिनका सवाल हमने लिया था अजमेर से, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक स्टॉक लिया अच्छी क्वालिटी का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा, 4 साल का समय उन्होंने दिया, बार बार छेड़छाड़ नहीं करी और शानदार मुनाफा उनका बना है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ क्रिएशन होता है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, और मैं और 2 चीज जोड़ना चाहूंगा अगर आपकी सहमति है तो। आप जी सभी दर्शकों को और निवेशकों को एक विनती है कि ये जो एसएमएसेस आते हैं उससे बहुत ही सावधान रहें और बच के रहें, क्योंकि ऐसा कोई दानवीर कर्ण ऐसे कलयुग में पैदा नहीं हुआ है कि लोगों को एक दिन में या 24 घंटे में या छोटी अवधि में मालामाल कर सके। और दीपाली जी, एक बात मैं जैसे हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर स्टॉक मार्केट सभी को अमीर बना देता तो शायद हिंदुस्तान में और दुनिया भर में गरीबी या गरीब नाम की चीज नहीं होती, और शायद इस महामारी से हम ज्यादा तीव्र गति से उभर पाते। तो एक अच्छा जरिया है शेयर मार्केट निवेश के लिए, लंबी अवधि के लिए। दरखास्त है कि ये आपकी पूंजी है, ध्यान से निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और थोड़ी बहुत जानकारी ले करके, थोड़ा बहुत अभ्यास पढ़ करके निवेश करें, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि आपने कहां पर निवेश किया है और क्यों किया है। जी, चलिए छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सवाल हमें ढेर सारे मिल रहे हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस को और शामिल करते हैं। ट्विटर पर एक सवाल आया है मयंक दीक्षित का, इंडसइंड बैंक पर इनकी क्वेरी है। 20 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 475 के प्राइस पर, और इनफैक्ट निफ्टी का कोई स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा है अगर YTD परफॉर्मेंस के हिसाब से तो वो इंडसइंड बैंक है। गौरांग जी, 75% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक की ओर से आते हुए दिखे हैं। इन्होंने लोअर लेवल्स पे एंट्री की है, उसके बावजूद भी नुकसान में है, क्या सजेशन होगा? थोड़ा संयम रखना होगा इनको, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समय ज्यादा देना पड़ेगा इनको। हमारी खरीदारी की राय है दीपाली जी इंडसइंड बैंक पर, लेकिन इस बैंक की जो लोन बुक है उसको लेकर के थोड़े बहुत सवाल या निशान पैदा हुए हैं, जिसका स्पष्टीकरण मैनेजमेंट ने आकर के दिया था। तो बने रहना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और नजरिया लंबी अवधि का। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें पोजीशन बनाए रखनी होगी, पेशेंस रखिए। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से गौरांग जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, आप सभी को शुभ रात्रि हमारे तरफ से। और जो भी राय हमने आपके सामने रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।